हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा लास्ट क्लास हम लोगों ने वेक्टर स्टार्ट किया है बच्चों। मैंने आपको बताया था कि वेक्टर एक ऐसी चीज है जो 100% यूज होती रहेगी हर टाइम। फिजिक्स में जैसे किसी चैप्टर में एंट्री लोगे वेक्टर यूज हो जाएगा, इसलिए बेटा बहुत ध्यान से समझना और बहुत आराम से पढ़ना इस चैप्टर को, ठीक है? क्योंकि अपने आप में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अलग अलग जगह जगह जा जाके हर चैप्टर में जा जाके एंट्री लेता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस हो गई है, ठीक है? चलिए बेटा, तो बच्चों आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ने वाले हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसा बेटा मैंने आपको बताया था कि वेक्टर को हम 2D और 3D रिजोल्यूशन पढ़ेंगे वेक्टर के, ठीक है? तो आज हमारा टॉपिक कौन सा स्टडी होगा? यहां पर 2D रिजोल्यूशन, 2D रिजोल्यूशन, ठीक है? उससे पहले बेटा कुछ बेसिक बातें। क्या बेसिक बात है? पहला क्वेश्चन, सर ये रिजोल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, रिजोल्यूशन क्यों करते हैं? इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करें बच्चों कि एक बॉडी थी ऐसे, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये पॉइंट लाइक बॉडी थी और इस पे एक फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, सही है? कोई धक्का लग रहा था बेटा इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से बॉडी यहां पर कहीं डिस्प्लेस हो गई। बेटा पहले मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि रिजोल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, रिजोल्यूशन क्यों करते हैं, क्या वजह है? तो सिंपल से चीजों से समझेंगे बेटा, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट की आप फीलिंग नहीं लोगे, सब्जेक्ट को फील नहीं करोगे, उसके साथ फैमिलियर नहीं हो पाओगे, तब तक हम उस चैप्टर में कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, और बिना कॉन्फिडेंस के कंपटीशन तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो बेटा ये फोर्स की वजह से बॉडी यहां पहुंचेगी, तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ये सपोज x और ये y, तो कोऑर्डिनेट हो गया x, y, एंगल सपोज यहां से थीटा, ठीक है? अब एक चीज सोचो बच्चा, जैसे इतना तो आपको पता होगा, छोटी क्लास में 9th क्लास में सिखाया जाता है न्यूटन्स लॉ में कि बिना फोर्स के कोई बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हो सकती, समझ रहे हो? अगर वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, बट अगर हमें उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट, बेटा रेस्ट से मोशन में लाना चाहते हैं, उसको डिस्प्लेस करना चाहते हैं, तो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है? तो बच्चों एक चीज सोचो बेटा कि शुरुआत में कहां थी ये? ओरिजिन पे 0,0 पर, अब कहां पर आ गई? x, y पर। तो बेटा हम ये देख रहे हैं सर x कोऑर्डिनेट पहले 0 था, अब x हो गया, यानी कि बॉडी x में कुछ डिस्प्लेस हो गई। देखो बेटा x में ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई। सर y कोऑर्डिनेट भी जनरेट हो गया, बॉडी यहां से यहां पहुंच गई है, तो y डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस हो गई है, यानी इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट x में भी आया है और डिस्प्लेसमेंट y में भी आया है। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट बिना फोर्स के तो आ ही नहीं सकता था सर, डिस्प्लेसमेंट कैसे आ गया बॉडी के अंदर? तो इसके लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है, बिना फोर्स के तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये आता है दिमाग के अंदर कि भाई कुछ तो फोर्स लगा है एक्स में जिसकी वजह से डिस्प्लेस हुई है, बिना उसके तो डिस्प्लेस नहीं हो सकती थी, न्यूटन्स लॉ फेल हो जाते, ठीक है? तो बच्चों इस फोर्स में से कुछ इंपैक्ट तो एक्स में है सर, और कुछ इंपैक्ट इस फोर्स में से वाई डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से बॉडी डिस्प्लेस हुई है वाई डायरेक्शन में, और जो एक्स डायरेक्शन में बेटा इंपैक्ट है उसकी वजह से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में हो गया है। दोबारा समझ लो क्या कहना चाहता हूं मैं। बेटा पहले बॉडी के कोऑर्डिनेट थे 0,0, कुछ टाइम बाद हमने देखे कोऑर्डिनेट x, y हो गए, इसका मतलब बॉडी x में भी डिस्प्लेस हो गई, y में भी डिस्प्लेस हो गई, और बिना फोर्स के डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब बॉडी पे कुछ फोर्स x में भी लगा होगा, कुछ फोर्स y में भी लगा होगा, समझ रहे हो बेटा? अच्छा, इसका मतलब ये हो गया सर इस f में से कुछ कंट्रीब्यूशन तो x में है और कुछ कंट्रीब्यूशन y में है। तो बेटा जो x में जो कंट्रीब्यूशन है उसको नाम दे दिया हमने fx, और इधर जो कंट्रीब्यूशन उसको नाम दे दिया एफ
Fy। क्या नाम दे दिया बेटा? Fx एंड Fy। यानी ये x में कंट्रीब्यूशन, ये y में कंट्रीब्यूशन। समझ रहे बेटा? अच्छा, तो सर अगर ये बॉडी सर ऐसे रखता मैं इस तरीके से कि भाई x एंड y, बॉडी पर फोर्स बेटा इस डायरेक्शन में लगा देता। शुरुआत में 0,0 पर थी ये बॉडी, मान लो यहां आ गई, तो यहां कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या लिखे जाएंगे भाई इसके? सर ये -x और y, तो -x, y। सही है। अब बेटा एक चीज सोचो, यहां से एंगल थीटा है, ये फोर्स, अब इस फोर्स की वजह से बॉडी कैसे डिस्प्लेस हो गया बेटा? सर इधर डिस्प्लेस हो गया और इधर डिस्प्लेस हो गया। इसका मतलब कुछ फोर्स तो इधर लगा होगा और कुछ फोर्स इधर लगा होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? इस F में से कुछ कंट्रीब्यूशन तो आ जाएगा इधर और कुछ कंट्रीब्यूशन आ जाएगा इधर। ये कंट्रीब्यूशन Fx और ये कंट्रीब्यूशन Fy। क्लियर है यहां तक? मतलब इसलिए हमें बेटा अब जरूरत पड़ती है कि सर इस फोर्स में से कितना कंट्रीब्यूशन, हाउ मच कंट्रीब्यूशन इन दिस डायरेक्शन एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ दिस फोर्स इन दिस डायरेक्शन। यानी इस फोर्स में से कितना अमाउंट x में लग रहा है और कितना अमाउंट y में लग रहा है। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है रिजोल्यूशन की, यानी इस फोर्स को रिजोल्व करना पड़ता है। रिजोल्व करने का मतलब इंपैक्ट देखना है हमें बेटा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना इंपैक्ट लगा हुआ है। और जो इंपैक्ट होता है, जो इफेक्ट होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं बेटा कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अच्छा बेटा, अगर फोर्स को डिवाइड कर रहे हो तो ये फोर्स के कंपोनेंट आ जाएंगे। मान लो कोई और क्वांटिटी होती, मान लो P क्वांटिटी P, तो बेटा उसका एक कंपोनेंट इधर आ जाता है, एक कंपोनेंट इधर आ जाता है, वो P के कंपोनेंट हो जाते हैं Px और Py। समझ रहे हो? ए क्वांटिटी हो तो Ax और Ay, यानी जो क्वांटिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ही उसके कंपोनेंट आएंगे। ठीक है, चलिए, तो कंपोनेंट हमें इसलिए रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या इंपैक्ट है बेटा किसी क्वांटिटी का, दैट इज नोन एज कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो बच्चों हम सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में लिखते हैं एक बात। सर एक कंपोनेंट क्या होता है? ठीक है, कंपोनेंट क्या होता है? तो क्या लिख सकते बेटा? impact of any vector quantity impact of any vector quantity in a direction known as component in that direction, बेटा किसी वेक्टर क्वांटिटी का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या इंपैक्ट है, दैट इंपैक्ट इज नोन एज अ कंपोनेंट इन दैट डायरेक्शन। ओके, उस पर्टिकुलर जो इंपैक्ट जो इफेक्ट है उसको अपन क्या बोले बेटा? कंपोनेंट उस डायरेक्शन के अंदर, उस डायरेक्शन के अलोंग। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये क्रिएट होता है बेटा, अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इन, मतलब किसी वेक्टर क्वांटिटी को कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब बच्चों सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक वेक्टर क्वांटिटी को कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं सर। सही है, तो बच्चों क्या की पॉइंट है? अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी resolved into infinite components। इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में हम लोग किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके सर, 2D रिजोल्यूशन, फिर मतलब हम इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेटा ये सोचो कितनी डायरेक्शन पॉसिबल है, देखो ये कितनी डायरेक्शन पॉसिबल है, सोचो इनफाइनाइट डायरेक्शन। सही है, 2D रिजोल्यूशन का मतलब है बेटा हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ढूंढना चाह रहे हैं, सिर्फ दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, 2D रिजोल्यूशन। ठीक है, वैसे तो हम वेक्टर क्वांटिटी कितने कंपोनेंट में रिजोल्व कर पाएंगे बेटा? इनफाइनाइट में। चलिए अब सिखाता हूं कैसे रिजोल्व करते हैं। ठीक है, रिजोल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी बेटा ये बता दिया मैंने, कंपोनेंट किसको बोलते हैं ये बता दिया,
एक वेक्टर क्वांटिटी को कितने कंपोनेंट डिवाइड कर सकते हैं ये बता दिया। अब हम कर से प्रोसेस करते हैं रिजॉल्व करने का, ठीक है। समझिएगा ध्यान से बेटा, ये मान लेते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटी इस तरीके से y डायरेक्शन और ये x डायरेक्शन। बेटा वेक्टर में इस x डायरेक्शन को दिखाते हैं i कैप से। किससे दिखाते हैं? i कैप से, x एक्सिस को। और सर इसको माइनस i कैप से, नेगेटिव x एक्सिस। इसको दिखाते बेटा j कैप से, ध्यान से। और इसको दिखाएंगे हम लोग माइनस j कैप से। क्लियर है? प्लस j कैप माइनस j कैप। अब बच्चों एक वेक्टर ले लिया अपन ने इस तरीके से, वेक्टर क्वांटिटी a, जिसने एंगल बना रखा है यहां से थीटा, एंगल बना रखा है इसने यहां से थीटा। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस वेक्टर a को रिजॉल्व करते हैं। सर रिजॉल्व कैसे करें? अब सुनिएगा ध्यान से, अब रिजॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं बेटा। क्या करते हैं बेटा, इसके हेड से हम लोग जो एक्सिस है उन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर्स। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहां पर, और इस एक्सिस पर यहां से ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर जहां पे इंटरसेक्ट करता है, जहां बेटा ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है, वहां तक ये जो वेक्टर है ये, समझ गए? मतलब ये है बेटा, इस वेक्टर ए का जो x कंपोनेंट है वो इतना आएगा मैग्नीट्यूड में। नाम क्या होगा इसका? ax। नाम क्या होगा इसका? ax वेक्टर। कि सर ये भी वेक्टर है? हाँ बिल्कुल बेटा, ये भी वेक्टर। क्यों? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और एक यूनिक डायरेक्शन भी है। तो आप क्या बोलोगे? कंपोनेंट ऑल्सो अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑल्सो अ वेक्टर बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ यूनिक डायरेक्शन। इट मीन्स इट इज अ वेक्टर। ओके, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो इसने यहां एक्सिस को कट किया बेटा, ये हो गया। इसका नाम क्या होगा? ए वाई वेक्टर। क्लियर? ax वेक्टर एंड दिस इज ay वेक्टर। ay वेक्टर मतलब बेटा इस वेक्टर क्वांटिटी का y डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट। क्लियर है यहां तक? चलिएगा अब हम बात करते हैं सर इनकी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो बेटा वैल्यू मतलब इसके मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब बेटा इसकी लेंथ, इस एरो की। समझ रहे हो? मैग्नीट्यूड क्या होता है? इस एरो की लेंथ। बच्चों इस एरो की लेंथ को किससे दिखाओगे आप? a से, क्योंकि इट इज अ वेक्टर a, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? a से डिनोट कर दोगे विदाउट एरो, तो मैग्नीट्यूड हो गया। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा सर? ax। और इस वाले वेक्टर का देखो, ये मैग्नीट्यूड a y, तो सामने भी ये तो a y होगा भाई, a y। समझ रहे हो बेटा? ये क्या हो जाएगा? ax, और ये क्या होगा? a y, और ये क्या होगा? a। अगर हम लोग डायग्राम से देखें, सही है, अब डायग्राम से देखें कि भाई यहां पर सर इनकी हमें मेनली इनकी वैल्यू निकालनी बेटा, कि ये वैल्यू क्या है सर और ये वाली वैल्यू क्या है। ठीक है, इस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ध्यान से कैसे कैलकुलेट करें बेटा, ट्रिग्नोमेट्री तो हमसे आती है सभी से। चलो डायग्राम से cos थीटा लगा दो। cos थीटा क्या आएगा बेटा? cos थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ax अपॉन a, ये हो गया। यहां से बच्चों ax की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? ax कम्स आउट टू बी a cos थीटा, दिस इज ax। ax मतलब बेटा कि जो x के अलोंग कंपोनेंट, x के अलोंग सर जो वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड आ गया a cos थीटा। अब लगाते सर sin थीटा। sin थीटा क्या आएगा बेटा? sin थीटा क्या लिखोगे बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a y अपॉन a, मतलब a y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? a sin थीटा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ax आ गया, ay आ गया। ओके बच्चों, ax का मतलब क्या है? ax का मतलब समझ गए बेटा क्या है? जो वेक्टर x के अलोंग था, जो वेक्टर x के अलोंग था उसका मैग्नीट्यूड, और जो वेक्टर y के अलोंग था ay, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, a sin थीटा। अब आप अगर मैं इसको सर i कैप j कैप के फॉर्म में लिखूं, ये तो मैंने निकाल लिया बेटा, जो वेक्टर थे उनके कंपोनेंट से उनके मैग्नीट्यूड इतने आ जाएंगे, ax वाला ये और ay वाला ये। अब ऐसा मत कर लेना, याद कर लेना कि सर ax में a cos थीटा आता है, ay में a sin थीटा आता है, ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है। क्या कंसेप्ट वो सिखाऊंगा।
चलिए अब हम क्या करें सर, इस वेक्टर को आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिख देते हैं। तो क्या लिखोगे बेटा, वेक्टर ए को कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने, वेक्टर ए को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ax और ay। बेटा जैसे 10 को 2 पार्ट में डिवाइड करो 2 और 8, तो दोनों को ऐड करो तो वापस 10 मिलेगा, बिल्कुल कंफर्म है। तो वेक्टर ए को 2 पार्ट में तोड़ा है तो इन दोनों पार्ट को ऐड करो वापस ए मिल जाएगा बेटा। तो क्या लिख दोगे, ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर, दोनों को जोड़ेंगे तो वापस a मिल जाएगा। क्लियर है ना भाई। अच्छा अब बेटा किसी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, सुनना ध्यान से बेटा, मैं फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूं यहां पे, ये वेक्टर में बहुत धीमे धीमे चलना पड़ेगा। क्यों, तभी तो आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि इसका यूज तो हर जगह होना है, इसलिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है यहां पर। तो बच्चों हमने a को 2 पार्ट में डिवाइड किया, दोनों को ऐड किया तो वापस a मिलेगा, सर कंफर्म, सही बात है। अब बेटा इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, किसी वेक्टर को लिखने का तरीका ax इसका मैग्नीट्यूड और साथ में इसकी डायरेक्शन, ay इसका मैग्नीट्यूड साथ में इसकी डायरेक्शन। ओके, ये वेक्टर को लिखने का तरीका, यानी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। क्लियर यहां तक। चलिए सर मैग्नीट्यूड कितना आया है बेटा, ax की वैल्यू क्या आई है, a cos थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर ए कैन बी रिटन एज a cos थीटा और डायरेक्शन आएगी आई कैप प्लस डायरेक्शन आई कैप। सर अरे x एक्सिस को बेटा वेक्टर में आई कैप से दिखाते हैं। अब ये आगे a बाय क्या आएगा बेटा, a साइन थीटा और डायरेक्शन आ जाएगी बच्चों j कैप। ये तो वेक्टर a इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप, समझ रहे हो, वेक्टर a को आई कैप जे कैप के फॉर्म में हमने लिख दिया है। ठीक है, चलिए एक बार बेटा अब दूसरी चीज, अभी यहीं पे रुकता हूं थोड़ा सा। अब बेटा हमने जैसे मैंने वेक्टर a को डिवाइड किया बेटा, अब जैसे मान लो यहाँ पे फोर्स क्वांटिटी होती, फोर्स वेक्टर होता, तो फिर क्या आता इधर fx fy, यहाँ पे p क्वांटिटी होती बेटा तो px py, यानी जिस क्वांटिटी को रिजॉल्व कर रहे हो उसी के तो कंपोनेंट आएंगे, समझ रहे हो। रिजॉल्व कर रहा हूं एक एक कंपोनेंट लिख रहा हूं b के, ये थोड़ा संभव है यार, समझ रहे हो। दूसरी चीज, अब एक चीज ध्यान से सुनना, अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग क्या बार बार ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, बार बार ट्रिग्नोमेट्री लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करना बेटा, आपको करना क्या, देखो वेक्टर क्वांटिटी, ये देखोगे ये वाला वेक्टर किस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसने एंगल थीटा बना रखा किसके साथ, x के साथ, तो x पे cos आ जाएगा, कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, cos। तो क्या बोलोगे सर x में आने वाला कंपोनेंट ax और जिसकी वैल्यू क्या आएगी a cos थीटा, तो ऑटोमेटिक बाई डायरेक्शन में आ जाएगा a sin थीटा। यानी हमें क्या दिमाग बिठाना बेटा कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, जिस एक्सिस के साथ बेटा एंगल बन रहा है उस पे cos आएगा और दूसरे पे sin आ जाएगा। जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उस पे cos और दूसरे पे ऑटोमेटिक sin। अब कोई बच्चा बोले सर एक एंगल y एक्सिस के साथ बने तो y पे cos आ जाएगा, मतलब जिस एक्सिस के साथ एंगल उस पे cos आना है, दिमाग में ये बिठा लो। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ाता हूं थोड़ा सा आपको। चलिए भाई बेटा हमने ये सीखा है किसी वेक्टर को रिजॉल्व करने की रिक्वायरमेंट क्यों है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेटा इसका इंपैक्ट देखने के लिए, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी वेक्टर क्वांटिटी का क्या इफेक्ट है, क्या इंपैक्ट है, उस इंपैक्ट को देखने के लिए हम लोग किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी बेटा कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है, इनफाइनाइट। अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। 2D का मतलब हम 2 कंपोनेंट देख रहे हैं जो परपेंडिकुलर एक दूसरे के, जो एक दूसरे कैसे हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए
बेटा डायग्राम बना रहा हूं मैं अभी, ये ठीक है, x और ये y, वेक्टर क्वांटिटी है ये p, एंगल बन रखा है थीटा। ठीक है, हमें पूछा कौन से कंपोनेंट किस तरफ आएंगे। ठीक है, क्या करोगे बेटा, इस हेड से इस एक्सिस पे ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर, ये हो गया। ठीक है, यहां तक की लेंथ, ओके, ये वाला जो कंपोनेंट है इसको क्या बोल दोगे आप लोग, पी एक्स वेक्टर। सर पी एक्स क्यों बोला बेटा, पी को डिवाइड करो तो पी एक्स ही बोलोगे, समझ रहे हो। यहां से डिवाइड, ये डिवाइड परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो बेटा, ये क्या आ जाएगा, पी वाई। क्लियर है, पी वाई। ओके, अब सर कौन सा, किधर कॉस किधर लूं, साइन किधर लूं, तो मैंने अभी आपको एक लाइन बताई थी, जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उस पर क्या लोगे, कॉस। ठीक है, तो इधर आएगा कॉस, इधर आ जाएगा साइन। तो बेटा इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, सर जो कंपोनेंट इधर आया है पी वाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पी कॉस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आया पी एक्स, इसकी वैल्यू आएगी पी साइन थीटा, ऑटोमेटिक। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी p को मैं कैसे लिख दूंगा, पी एक्स प्लस पी वाई। ठीक है बच्चों, पी एक्स की वैल्यू क्या आएगी सर, पी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, पी साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या है बेटा, आई कैप। बहुत अच्छे। पी वाई की वैल्यू पी कॉस थीटा, और डायरेक्शन जे कैप। कहीं कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं यहां पे एक और डायग्राम बना रहा हूं बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी ए, एंगल 37। ठीक है, एंगल 37, वेक्टर क्वांटिटी बी, एंगल 53। ये वेक्टर क्वांटिटी सी, एंगल 30 डिग्री, और ये वेक्टर क्वांटिटी डी, और एंगल है बेटा 60 डिग्री। ठीक है, इन सभी को रिजॉल्व करके बताना है। सिंपल, कैसे रिजॉल्व करेंगे बच्चों, स्टार्ट करो। चलिए देखो, सिंपल है सर, इसमें कौन सी नई बात है, ये इधर हो गया और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या बोलोगे, जहां पर ये परपेंडिकुलर बेटा इंटरसेक्ट करता है उस एक्सिस को, वहां तक एरो बना दो। कौन सा है बेटा, ये ए एक्स वेक्टर, क्योंकि ए को रिजॉल्व कर रहे हो बेटा, ए को रिजॉल्व करो तो इसलिए ए एक्स आ गया। इधर क्या आएगा बच्चों, इधर दिस इज ए वाई वेक्टर आ गया। समझ रहे हो, वैल्यू क्या लिखूं सर, जिस एंगल के साथ थीटा बन रहा है बेटा, देखो ये वेक्टर ए ने 37 किसके साथ बना रखा है, एक्स के साथ, तो एक्स पे कौन सा आएगा कंपोनेंट, कॉस। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहां पर कि सर इसकी वैल्यू आएगी ए कॉस 37, और ये वैल्यू आ जाएगी ए साइन 37। क्लियर है, ये वाली वैल्यू ए साइन 37। बी को रिजॉल्व कर दो, ये और यहां से इधर। ठीक, इधर कौन सा कंपोनेंट आ गया, बी एक्स वेक्टर, और ए कंपोनेंट आ गया इस तरफ, बी वाई वेक्टर। ठीक है, बी वाई वेक्टर। सर इस बी ने एंगल बना रखा 53 इस एक्सिस के साथ, तो कौन सा कंपोनेंट आएगा इधर, बी कॉस 53, और इधर कौन सा आ जाएगा बेटा, ऑटोमेटिक बी साइन 53। बेटा जिस एक्सिस पे एंगल बन रहा है उस पे कॉस, और दूसरे पे क्या लिख दो, ऑटोमेटिक साइन। सी की बात करो, ये हो गया सर सी। समझ रहे हो, तो बेटा सी का एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा सी वाई, और ये कंपोनेंट आ जाएगा सी एक्स, सी एक्स। सही है। अब सी ने बेटा एंगल 30 डिग्री बना रखा है इसके साथ, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा आएगा बेटा, सी कॉस 30, और ये वाला कंपोनेंट आएगा सी साइन 30। सही है। अब ऐसे डी को रिजॉल्व कर दो बेटा, ऐसे डी और ये डी।
तो ये कंपोनेंट कौन सा है बेटा डी का, डी वाई, और ये कौन सा है बेटा डी एक्स। क्लियर, डी cos 60 और डी sin 60 ये आ जाएंगे। कर दिया सर रिजॉल्व, इनको समझ रहे बेटा, रिजॉल्व कर दिया। तो रिजॉल्व करने का ये तरीका है, कर पाओगे तुम लोग रिजॉल्व, इस तरीके से हम लोग रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए और भी बातें बताता हूं। अभी एक चीज होती है बेटा डायरेक्शन की, क्वेश्चन के अंदर ये डायरेक्शन देगा बार बार, डायरेक्शन ज्ञान लिख लो, डायरेक्शन ज्ञान, दिशा ज्ञान। ठीक है, डायरेक्शन ज्ञान क्या है सर? बच्चों डायरेक्शन ज्ञान ये है, ये हम अपने फिजिक्स में बेटा इस डायरेक्शन को बोलेंगे ईस्ट, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, ये होगा बेटा नॉर्थ, और ये होगा साउथ, ये होगा साउथ। क्लियर, अब देखो ध्यान से, ये मान लेते हैं कि वेक्टर ए है और जिसने एंगल बना रखा बेटा 37, इसकी डायरेक्शन क्या लिखी जाएगी? ये बहुत कंफ्यूज करता है क्वेश्चन में। तो क्या लिखेंगे बेटा, ये 37 डिग्री ईस्ट, 37 डिग्री किधर है? ईस्ट में, ऑफ नॉर्थ। क्या बोलोगे? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इसकी डायरेक्शन क्या लिखी जाएगी बेटा? 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सही है, ओके। दूसरा, मैं ये डायरेक्शन बना दूं, ये एंगल 30 डिग्री, वेक्टर बी, क्या नाम लिखोगे इसका? ये लिखा जाए बेटा 30 डिग्री, किधर है ये 30 डिग्री? देखो किधर है ये 30 डिग्री? नॉर्थ में। किसके नॉर्थ में? वेस्ट में। तो क्या डायरेक्शन लिखोगे बेटा इसकी? इसकी डायरेक्शन लिखी जाएगी 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये डायरेक्शन लिखना। वेक्टर ए इस तरफ है, कोई वेक्टर पी है इधर, एंगल 60 डिग्री। क्या बोलोगे इसका नाम, क्या लिखा जाएगा? इसका नाम लिखा जाएगा बेटा 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री साउथ में ईस्ट के। तो क्या लिख देंगे? 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, ये कोई कंफ्यूजन? ये डायरेक्शन लिखने में हमें बहुत रिक्वायरमेंट होगी इसकी बेटा, डायरेक्शन लिख पाएंगे इससे। ओके, चलिए अब बेटा जैसे कुछ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन लिखूं मैं यहां पर कि भाई इसको कंपोनेंट में डिवाइड करके लिखो, आई कैप जे कैप में लिखो। ये फोर्स वेक्टर इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन, एंगल है 37 डिग्री। क्या करोगे भाई, कैसे रिजॉल्व करोगे बेटा? तो कैसे रिजॉल्व करेंगे? इसका एक कंपोनेंट तो आएगा सर इधर और एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर। इसको क्या बोलोगे बेटा? एफ एक्स, और इसको क्या बोलोगे? एफ वाई। ठीक है बेटा, एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी सर? एफ एक्स की वैल्यू आएगी एफ कॉस 37, ये है 10 और ये 4/5, तो ये आंसर आया 8। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या आएगी सर? एफ साइन 37, एफ की वैल्यू ये और साइन 37 3/5, ये आएगा 6। तो अब ऐसे डायरेक्ट ऐड मत करके बता देना कि 8 और 6 तो सर 14 हो गए, 10 ही नहीं हुए, अलग रामायण है ये। ठीक है, अभी तो इनकी वैल्यू आई है कितनी, इधर 8 और इधर 6। तो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा? वेक्टर को 8i कैप प्लस 6j कैप। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। कर पाओगे तुम लोग? ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे बेटा 3D रिजोल्यूशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।